हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही? चलिए, तो आज कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। जीएसटी आरटीपी एक बार निपटा लेते हैं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है इसमें, तो मतलब इजीपन का हद है इस आरटीपी में, पर फिर भी एक बार ओवरऑल ही देख लेते हैं, सॉल्ड अनसॉल्ड मिलाकर टोटल देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो जीएसटी में सबसे पहला क्वेश्चन केस स्टडी वाला एमसीक्यू है। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? एमएम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये वर्ड पढ़ते ही आपको ये कानून याद आ जाना चाहिए। याद करो, एग्जाम्शन अंडर जीएसटी में पहला दूसरा एग्जाम्शन ही शायद मैंने बताया था आपको। चैरिटेबल एंटिटी के द्वारा चैरिटेबल एक्टिविटी से रिलेटेड सेवाएं क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है। याद आया क्या आपको? और चैरिटेबल एंटिटी का मीनिंग क्या होता था? 12 की रजिस्टर्ड एंटिटीज़। तो वो वाला कानून का यूज़ आएगा जो आपने देखा होगा। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ कॉपी खोल के बैठे। द ट्रस्ट कंडक्टेड ए 3-day रेसिडेंशियल योगा कैंप अमंग द पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे फॉर एडवांसमेंट ऑफ योगा। आपको पता है चैरिटेबल एक्टिविटी का मीनिंग बताया था मैंने आपको, और चैरिटेबल एक्टिविटी के मीनिंग में एडवांसमेंट ऑफ योगा आता है। चेक कर लो एक बार। तो एडवांसमेंट ऑफ योगा एक चैरिटेबल एक्टिविटी है, और चैरिटेबल एक्टिविटी से रिलेटेड जो सेवाएं दी जाएगी वो क्या होती है? आपको पता ही है, बोल दीजिए क्या होती है? तो ये वाला जो 7500 रुपये पर पर्सन चार्ज किए जा रहे हैं, टेक्निकली तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन पता नहीं क्या है, पर फिर भी ये तो तय है कि एग्जाम्प्ट है। अगला आपके सामने दिया हुआ है इन्होंने, ट्रस्ट ऑल्सो कंडक्टेड प्रोग्राम फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन पर्सन एज 65 ईयर इन मेट्रो सिटीज़। याद करो, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन भी चैरिटेबल एक्टिविटी है, पर उसमें याद है आपको सीनियर सिटीजन की एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन चैरिटेबल एक्टिविटी होती तो है, पर वो रूरल एरिया वाली होती है। याद है आपको? देख लो अच्छी तरह से। यहाँ पे आप देखिए मेट्रो सिटी में ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो 65 साल वाले आदमियों के लिए जो भी ये एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन का काम कर रहे हैं, ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। और अगर ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है तो इसके लिए जो भी पैसे लिए जाएंगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो ये टैक्सेबल होगी। आगे बढ़ूँ क्या? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद है ट्रस्ट रिसीव फॉलोइंग डोनेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। डोनेशंस मिले हैं। याद आया डोनेशन के लिए एक नोटिफिकेशन वगैरह में मैंने आपको कुछ बोला था। मैंने कहा था कि अगर आप किसी से डोनेशन लेते हैं और उस डोनेशन के अमाउंट से अगर उसकी पब्लिसिटी होती है तब तो वो जीएसटी में टैक्सेबल होता है, और अगर पब्लिसिटी नहीं होती है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होता। किसी को याद आया? नोटिफिकेशन कहीं पर मैंने पढ़ाया था आपको, याद आया क्या? वैल्यू में बताया था, कहीं ना कहीं मैंने डिस्कस किया था कि डोनेशन का जो अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, डिपेंड करेगा कि डोनेशन के अमाउंट से होने क्या वाला है। बोल दीजिए, आगे बढ़ूँ मैं फिर? तो अब इन्होंने क्या करा? दो डोनेशन मिले हैं, देखिए अच्छी तरह से। सॉलिड स्टील प्राइवेट लिमिटेड से आरओ वाटर प्लांट का डोनेशन मिला है, 75,000 रुपये का है, जिसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? डोनेटेड बाय सॉलिड स्टील प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्टेड बाय ऑल। अब ये वाला जो नाम है, आप सोचिए इससे कंपनी का प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप खुद ही बताइए। तो ये वाला जो डोनेशन है ये जीएसटी में क्या होना चाहिए फिर? तो टैक्सेबल टेक्निकली। और दूसरा डोनेशन दीजिए, प्रसन्ना से मिला है, जो कि एक लॉयर है, उसने चेयर डोनेटेड की है, और वो चेयर की कॉस्टिंग है 25,000 रुपये की, और प्रसन्ना ने क्या प्रिंट कराया है? लव ऑल ऑन द चेयर। क्या इससे कोई प्रचार हो रहा है? चेक करिए। तो ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये सिंपल नोटिफिकेशन है आपका, इजी सा एक कानून था जो मैंने आपको बताया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ जीएसटी पेमेंट मेड बाय फर्म। अब जीएसटी पेमेंट करा है इन्होंने, मतलब इन्होंने कुछ खरीदा होगा, तो ये इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल आने वाली है अब आपके सामने। देखिए आप क्या खरीदा है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने जीएसटी ऑफ 1,75,000 पेड करा है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल के टाइम पे, जिसका सेटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर इज 13। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मोटर व्हीकल के ऊपर चुकाया गया जीएसटी का क्रेडिट आपको मिलता है क्या? बताइए। ब्लॉक क्रेडिट में आता है। कौन सी वाली गाड़ी आती है? पैसेंजर वाली आती है। और सीटिंग कैपेसिटी कितने तक की वो बताइए? सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन, मैंने क्या लिखवाया था? कुछ याद करो, देखो नोट्स में। ब्लॉक क्रेडिट वाले में 13 ही था शायद, कितना था?
13 सिटिंग कैपेसिटी वाली है, तो शायद ये ब्लॉक क्रेडिट में आती है। एक बार चेक कर लीजिए सब जने। ठीक है, तो ये वाली गाड़ी का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी सिटिंग कैपेसिटी ब्लॉक क्रेडिट वाली गाड़ियों के बराबर ही है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी ऑफ 2,45,000 वाज पेड फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फ्रॉम सुपर बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रस्ट। बताइए क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा इसका? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं मिलेगा। अगेन ये भी ब्लॉक क्रेडिट में रहता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ब्लॉक क्रेडिट में, इसका भी क्रेडिट नहीं मिलता है। अगर आप वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलता है। सेक्शन 17(5) में अपन ने डिस्कस किया, और मैंने 10 बार आपको बोला था आईटीसी के चैप्टर में बाकी सब चीज़ें आप पढ़ो मत पढ़ो, आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक तो 16 कंडीशंस क्या है और एक 17 ब्लॉक क्रेडिट के कानून क्या है। तो वो तो आपको आते ही होंगे। आगे आपके सामने MM चैरिटेबल ट्रस्ट ऑल्सो ओन एंड मैनेज ए गुरुद्वारा। ठीक है, इट रेंटेड द कम्युनिटी हॉल लोकेटेड इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ गुरुद्वारा फॉर ए रेंट ऑफ 8500 पर डे। याद करो, रिलीजियस प्रिसिंक्ट्स को किराए पे देने पे 3 मैंने बताया था एग्जम्पशन मिलती है रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्रिसिंक्ट्स में, पर उसमें 3 नंबर होते थे, याद है आपको? मेरे ख्याल से रूम के लिए तो 1000 पर डे से ज़्यादा, ये देखो एक बार एग्जम्पशन में। कम्युनिटी हॉल वगैरह पे 10,000 पर डे है और दुकानों पे 10,000 पर मंथ है। चेक कर लो एक बार जल्दी से। याद आ गया कानून आपको? ये कौन सा है? रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स, एग्जाम्शन में ही था ये भी, है ना? एग्जाम्शन मिलती है सप्लाई के ऊपर। तो अब देखिए आप, सबसे पहले कम्युनिटी हॉल दिया हुआ है और 8500 है तो 10,000 से नीचे है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक कॉमर्शियल शॉप भी दी है जिसका किराया 10,000 पर मंथ पर शॉप है, ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा क्योंकि दुकानों का किराया अगर 10,000 पर मंथ पर शॉप से ज़्यादा होता है तो फिर वो टैक्सेबल होता है, फिक्स 10 भी और 10 से ज़्यादा में भी। चेक कर लीजिए अब आराम से। तो ये वाला तो टैक्सेबल हो जाएगा और ये वाला 8500 वाला क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलिए, तो यू कैन एज्यूम जीएसटी में रजिस्टर्ड है संस्था और फलाना ठिकाना है तो कोई मतलब की बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है 1 to 4 में। आप आराम से आप चुनेंगे और बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंडक्टेड बाय ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? एडवांसमेंट ऑफ योगा बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन थोड़ी ना एग्जाम्प्ट हुई थी, याद करो ऊपर मैंने क्या बोला था? नहीं होगी एग्जाम्प्ट। रीजन बताइए क्यों नहीं होगी? मेट्रो सिटी में था। तो आंसर क्या है आपके सामने? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर है फिर? ए आंसर है। तो केवल ए एग्जाम्प्ट है, बाकी नहीं है कुछ भी। चलो आगे सेकंड में। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन रिसीव बाय ट्रस्ट। डोनेशन मिले थे 2 जिसमें से एक टैक्सेबल हुआ था और एक एग्जाम्प्ट हो गया था। तो देखिए कौन सा वाला टैक्सेबल हुआ है? 75,000 वाला टैक्सेबल हुआ है बेटा, देख लो अच्छी तरह से। तो जो डोनेशन की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आएगी वो कितने रुपए की आ जाएगी? 75,000 रुपीज़ की आ जाएगी। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय ट्रस्ट। देखो 2 चीज़ें खरीदी थी, ऊपर ही पढ़ा था मैंने, एक तो मोटर व्हीकल खरीदा था और एक वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खरीदी थी। दोनों को ही क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो बताइए आंसर क्या है फिर? निल, कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। और 4th क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुरुद्वारा? तो गुरुद्वारा में क्या हुआ था? अपन ने कॉन्सेप्ट क्या देखा था? गुरुद्वारे में कम्युनिटी हॉल जो किराए पे दिया वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, पर जो दुकानें किराए पे दी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ढूंढ लीजिए फिर फटाफट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है ABCD में से। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल इज टैक्सेबल, ये तो गलत है। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल इज एग्जाम्प्ट वाइल रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल शॉप इज टैक्सेबल। बी इज करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए आराम से। क्या क्लियर है सबको? आगे बढ़ूं? मोस्ट इजी केस स्टडी, इससे टफ तो आपकी वो जो MCQ बुकलेट है उसमें भी दे रखी थी, तो ये तो बहुत ही इजी केस स्टडी दे रखी है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब सिंपल MCQ आएंगे, डायरेक्ट वाले MCQ। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस विल बी डीम्ड एज सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता था? विदाउट कंसिडरेशन वाली कुछ एक्टिविटी सप्लाई मानी जाती है। टोटल मिलाकर उसमें कितनी एक्टिविटी होती थी? 3-4 हुआ करती थी, 4 होती थी। पहली एक्टिविटी क्या कहती थी कि अगर आपने ऐसी एसेट को परमानेंट ट्रांसफ़र करा जिस पे आपने आईटीसी अवेल कर लिया, उसको आपको सप्लाई मानना है। नंबर 2 आपका होता था रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करोगे तो सप्लाई मानना है। नंबर 3 शायद हेड ऑफिस ब्रांच वाला हुआ करता था। और नंबर 4 आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन था। बहुत मेन कानून था, शेड्यूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि बच्चा इसको याद करके बैठा होगा।
तो ये चारों पॉइंट आपको याद है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। बढ़ूँ आगे? तो अब देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज को शेड्यूल 1 में सप्लाई माना जाएगा, विल बी डीम्ड एज सप्लाई इवन इफ रेड विदाउट। ठीक है, तो ढूंढते हैं। पहला है एबीएन एसोसिएट ट्रांसफर स्टॉक ऑफ गुड्स टू मुंबई ब्रांच टू कोलकाता डिपो फॉर सेल ऑफ सच गुड एट द डिपो। क्या ये शेड्यूल 1 में सप्लाई मानी जाती है? यस नो बोल दीजिए। तो इसके आगे मैं एक बार यस लिखता हूँ, ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि हो सकता है 2-3 को सप्लाई मान लें। तो एक बार मैं यस नो लिखते जा रहा हूँ। रघुवीर, डीलर ऑफ एयर कंडीशनर, परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, आईटीसी ऑन सेट मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड। बताइए, इसको क्या सप्लाई मानेंगे शेड्यूल 1 में? नहीं मानेंगे, क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर उसी का सप्लाई माना जाता है जिसके ऊपर आपने आईटीसी अवेल करा हो। तो ये आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा इस पर शेड्यूल 1। तीसरा है मिसेज रिद्धि, एन एम्प्लॉय ऑफ सन लिमिटेड, रिसीव ए गिफ्ट फ्रॉम अर एम्प्लॉयर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली वर्थ रुपीज़ 21,000। 21,000 के गिफ्ट दिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, रिलेटेड पर्सन है। पर याद करो, एक एग्जाम्शन हुआ करती थी एम्प्लॉय पे, कितने रुपए तक के गिफ्ट एग्जाम्प्ट होते थे? तो इसको मैं नो लिख दूं फिर मैं? ये भी नहीं है सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। तो आंसर क्या हो गया फिर बता दीजिए, क्या चीज़ सप्लाई बनी है? ए आंसर है फिर तो, केवल फर्स्ट चीज़ सप्लाई है, बाकी कोई भी चीज़ सप्लाई नहीं है एज पर शेड्यूल 1। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे जजमेंट करना है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पूछे तो आप आराम से एक एक स्टेटमेंट को चेक करना और उसके बाद अपना जवाब देना। आगे बढ़ जाऊं? PZY लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार। मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है, ये काम ध्यान में रखना, मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक बात है। द कंपनी पेड फॉलोइंग अमाउंट ऑफ जीएसटी टू सप्लायर अगेंस्ट द इनवॉइसेस रेट टू कंप्यूट द इनएलिजिबल आईटीसी। ध्यान रखना, आपको एलिजिबल आईटीसी नहीं चाहिए, इनएलिजिबल आईटीसी चाहिए, मतलब जिस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलेगा। वापस से वही ब्लॉक क्रेडिट वाले कानून में फोकस करो। मैंने 10 बार बोला, आईटीसी में एक ही सेक्शन है जो आपके लिए काम का है, वो है ब्लॉक क्रेडिट। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने केवल 16 और 17 पढ़ा है तो भी काफ़ी है, भूल जाओ बाकी चीज़ें। बाकी पीछे भले भी पीछे की 18 सेक्शन आपके पढ़ा हुआ होता है, वो स्पेशल केसेस में क्रेडिट मिलते हैं। अगर वो आते हैं नहीं आते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 99% 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे आईटीसी में, 16 कंडीशन और 17 ब्लॉक क्रेडिट। चलिए अब आप बताइए, मैं क्या लिखते जा रहा हूँ? यस नो लिखूंगा, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जिसका मिल जाएगा वो तो एलिजिबल हो गया, और जिसका नहीं मिलेगा वो इनएलिजिबल हो गया, और अपन को इनएलिजिबल का टोटल चाहिए, ध्यान रखना। तो पहला बताइए, जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार मैन्युफैक्चर्ड बाय PZY लिमिटेड, मिलेगा नहीं मिलेगा क्रेडिट? बताइए। मिल जाएगा। याद करिए बेटा, इंश्योरेंस को मैंने लिखवाया तो था ब्लॉक क्रेडिट में, पर उसके एक्सेप्शन में मैंने एक बात लिखवाई थी कि अगर आप कार मैन्युफैक्चरर है तो आप ले सकते हैं क्रेडिट। याद आई क्या? यस नो बोल दीजिए। वैसे इंश्योरेंस की सेवा ब्लॉक क्रेडिट में है, चेक कर लो आप आराम से। उन गाड़ियों का इंश्योरेंस जो कि गाड़ियां ब्लॉक क्रेडिट में होती है, उनका इंश्योरेंस करवाना भी ब्लॉक क्रेडिट है। पर अगर आप कार मैन्युफैक्चरर है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आगे बढ़ूं क्या? तो यस मतलब क्रेडिट मिलेगा बोल रहा हूं मैं ना। आगे आपके सामने, बसेस परचेज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय सिटिंग कैपेसिटी 23, मिल जाएगा इसका क्रेडिट? हाँ, 23 वाली का तो मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी गाड़ियां जिसमें 23 पैसेंजर बैठ सकें वो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है, चेक कर लीजिए आप, तो इसका भी मिल जाएगा क्रेडिट। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय अंडर स्टैच्यूरी ऑब्लिगेशन, मिल जाएगा इसका क्रेडिट? स्टैच्यूरी ऑब्लिगेशन वाला मिलता है, याद रखना अच्छी तरह से। और आउटडोर केटरिंग सर्विस खरीदी है दिवाली मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए एम्प्लॉय के लिए, मिलेगा क्रेडिट कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आउटडोर केटरिंग सर्विस ब्लॉक क्रेडिट में है, आपको पता होगी अच्छी तरह से, बशर्ते कि स्टैच्यूरी ऑब्लिगेशन के कारण ना दी जाती हो, क्योंकि नहीं दी गई है स्टैच्यूरी ऑब्लिगेशन के कारण, तो ये नॉट एलिजिबल है। तो बताइए आंसर क्या होने वाला है फिर? हमको क्या चाहिए, एलिजिबल कि इनएलिजिबल का अमाउंट चाहिए? तो 3.5 लाख रुपए का आंसर है, बी आंसर है इसका। तो इनएलिजिबल क्रेडिट है 3.5 लाख रुपए की। चलिए 7th है, ये आप जज करके बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है आपको इन सब में। तो चालू करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, आप बताना ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ना, तो जो इनकरेक्ट होगी वो आंसर हो जाएगा। इफ द सप्लायर इज एरनेसली डिक्लेयर्ड ए वैल्यू विच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, देन ही कैन इशू क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, ज़्यादा पैसे ले लिए, हाँ बराबर है। लगता है, क्या लगता है, ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है? बताइए।
गलती से वैल्यू ज़्यादा डिक्लेयर कर दी एक्चुअल वैल्यू से, तो क्या क्रेडिट नोट इशू कर दें? यार आपने पढ़ाई लिखाई कर तो रखी है। क्रेडिट नोट कब काम आता है? ज़्यादा पैसे ले लेते हैं ग्राहक से कि कम पैसे लेते हैं सामने वाले से? ज़्यादा। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है कि अगर एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा डिक्लेयर कर दी जबकि डिक्लेयर्ड वैल्यू कम थी तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। आगे सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ़ द सप्लायर डिक्लेयर्ड सम स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट दिया विच इज़ आफ्टर द सप्लाई इज ओवर, देन ही कैन इशू क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी लॉ फॉर द डिस्काउंट ऑफर। अगेन वही बात है, आपने क्या करा, पहले तो गुड्स बेचा, याद करो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यू से लेस होते हैं, याद करिए अच्छी तरह से, डिस्काउंट वैल्यू का पार्ट नहीं होता है, याद आ गया क्या? यार एक बार बोल दो यस नो, याद आया कि नहीं आपको? तो डिस्काउंट वैल्यू का पार्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी वैल्यू से लेस होते हैं। तो याद करो मैंने ड्यूरिंग द वैल्यू भी आपको ये बोला था, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी मैंने लॉजिक बोला था कि अगर बाय चांस आपने सप्लाई करी तो सप्लाई के टाइम आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया है, अब बाद में आपने अगर डिस्काउंट दिया तो बाद में फिर टैक्स इनवॉइस तो इशू हो गया, बाद में फिर जो डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कम होगी, अब कम वैल्यू होगी तो उसके एडजस्टमेंट के लिए आप क्या इशू कर सकते हो? तो याद करो मैंने आपको क्या कहा था कि आपने अगर ज़्यादा पैसे पहले ले लिए और बाद में वैल्यू कम हो रही है तो फिर उस केस में आप क्या इशू कर देना? क्रेडिट नोट। तो वही वाला लॉजिक इन्होंने पूछा है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, इफ सप्लायर डिक्लेयर्ड सम स्पेशल डिस्काउंट विच इज आफ्टर द सप्लाई इज ओवर, देन ही कैन नॉट इशू क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी लॉ फॉर डिस्काउंट ऑफर। अब वापस से उसी में चलते हैं कि वैसे बाद में आप डिस्काउंट अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को वैल्यू से कम करते हैं तो फिर उसको अपन क्रेडिट नोट से सेट ऑफ कर देंगे, पर याद करें पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को वैल्यू से तभी कम करते हैं जब वो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई नोन होता हो और टैक्स इनवॉइस में कंटेंट होता हो। याद है वो कंडीशन सबको? सप्लाई के बाद दिए गए डिस्काउंट वैल्यू से केवल तभी कम किए जा सकते हैं कोई कुछ बोलेगा? सप्लाई के बाद दिए गए डिस्काउंट वैल्यू से तभी कम किए जा सकते हैं जब डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई नोन हो। तो अब इन्होंने क्या दिया देखो, सप्लायर डिक्लेयर सम स्पेशल डिस्काउंट, इसका मतलब ये डिस्काउंट जब सप्लाई की गई होगी तब तो पता नहीं होगा, सप्लाई करने के बाद ही इसका पता लगा है और बाद में आपने डिस्काउंट दिया है। तो जब बाद में आपने डिस्काउंट दिया और सप्लाई के टाइम आपको पता नहीं था तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यू से कम ही नहीं होगा, और जब वैल्यू से कम ही नहीं होगा तो फिर क्रेडिट नोट इशू नहीं करना है आपको। याद करना, क्रेडिट नोट इशू नहीं करना है, क्योंकि क्रेडिट नोट इशू तभी करते हैं जब वैल्यू फाइनली कम होती हो। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है इसको भी मैं ट्रू ही लिख रहा हूं, क्योंकि नहीं करना है आपको क्रेडिट नोट इशू, कैन नॉट इशू क्रेडिट नोट, बिल्कुल करेक्ट है, नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, इफ क्वांटिटी रिसीव बाय रिसिपिएंट इज मोर देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस, क्वांटिटी रिसीव बाय रिसिपिएंट इज मोर देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस, थोड़ा सा if quantity received by recipient is more than what has been declared in the tax invoice, then supplier can issue debit note for the same. बोलिए सही है कि गलत है, आप ही बताइए। आपने भेजा 1000 क्वांटिटी गुड्स, तो टैक्स इनवॉइस में आपने 1000 किलो का बिल बना दिया और बाद में रिसिपिएंट को पता पड़ा 1500 किलो मिल गया, तो 500 किलो जो ज़्यादा मिल गया उसके लिए आप बाद में क्या करेंगे? डेबिट नोट ही तो इशू करेंगे, ज़्यादा पैसे लेने। सोचिए थोड़ा सा, बोल दीजिए यस और नो। ये भी ट्रू लग रहा है मेरे को तो स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बिल्कुल सही बात है कि अगर बाद में ज़्यादा क्वांटिटी उसको मिल गई तो हमने उससे कम पैसे ले लिए, और कम पैसे ले लिए तो फिर उसके लिए हम उसको डेबिट नोट इशू कर देंगे। फाइनली आपके सामने है फोर्थ,
देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर डिटेल ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न, ये है फॉल्स, बिल्कुल सरासर गलत बात है। डेबिट नोट की डिटेल देने का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो गलत बात है, क्योंकि डेबिट नोट की डिटेल तो आपको जिस ईयर में डेबिट नोट महीने में इशू करा उसी महीने में देनी होती है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ, वो सरासर गलत है। तो आंसर जो आने वाला है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये है सी, फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ूं फिर। पूरा का पूरा क्वेश्चन डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे था, आप चेक कर लीजिए सारी चीज़ें। तो एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें, और वो है कौन सी वाली, फोर्थ वाली स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मिस पर्ल इज ए क्लासिकल सिंगर, शी वांट टू ऑर्गेनाइज ए क्लासिकल सिंगिंग फंक्शन, सो शी बुकड एन ऑडिटोरियम ऑन 10th अगस्त, टोटल अमाउंट ऑफ ₹20,000। ठीक है, गाने का प्रोग्राम करना है, 20,000 में ऑडिटोरियम बुक कर लिया, 5,000 रुपये एडवांस दे दिए ऑन दैट डे, मतलब 10 अगस्त को 5,000 एडवांस दे दिए बुकिंग के टाइम। क्लासिकल सिंगिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया 10 अक्टूबर को, ऑडिटोरियम ऑनर ने इन्वॉइस इशू करा 25 नवंबर को 20,000 का, और बाकी का 15,000 का पेमेंट जो है वो कर दिया गया 30 नवंबर को। आपको डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई। अब पहले आप मेरे को बताइए, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है यहाँ पे कि सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, और कौन किसे क्या सप्लाई कर रहा है ये बताइए जल्दी से। सप्लाई ऑफ सर्विस है, और कौन किसे क्या दे रहा है, ऑडिटोरियम का ऑनर सिंगर को सेवा दे रहा है रेंटिंग की, ये ध्यान रखना। तो ऑडिटोरियम वाले ने सिंगर को सेवा दी है रेंट की, किराए पे दिया अपना ऑडिटोरियम। तो अब आपको ये जज करना होता है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, ये जो सर्विस है वो रिवर्स चार्ज वाली है कि फॉरवर्ड चार्ज वाली है। और रिवर्स चार्ज वाली है तो 13(3) लगता है, और अगर फॉरवर्ड चार्ज वाली है तो 13(2) लगता है। क्या रिवर्स चार्ज की सर्विस है क्या, बता दीजिए, क्या ऐसी कोई सर्विस रिवर्स चार्ज में आपने पढ़ी थी सिंगर वाली? नहीं है ये रिवर्स चार्ज में, ये रिवर्स चार्ज की सेवा नहीं है। तो सिंपल रूल लगाइए फॉरवर्ड चार्ज वाला। फॉरवर्ड चार्ज का सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था, 2 ऑप्शन दिए थे मैंने आपको। एडवांस के लिए इसमें तो जिस दिन पेमेंट मिलेगा एडवांस का तो टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो भी पैसा है उसका टाइम ऑफ सप्लाई 2 ऑप्शन में आता है। अगर टाइम पे बिल इशू कर दिया, टाइम पे बिल इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर टाइम पे बिल इशू नहीं करा तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपका कानून है। अब इस कानून को यूज़ करते हुए मैं चलता हूँ। टोटल सर्विस 20,000 की है, 20,000 में से 5,000 तो एडवांस मिल गए थे, तो एडवांस का टाइम ऑफ सप्लाई तो डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे है 10 अगस्त। तो 5,000 का टाइम ऑफ सप्लाई तो बेटा 10 अगस्त है, इसमें कोई शक आपको होना नहीं चाहिए। बचा हुआ अमाउंट है 15,000। 15,000 का टाइम ऑफ सप्लाई अब आएगा नॉर्मल रूल से। अब देखते हैं कि बिल कब तक इशू होना चाहिए था। सर्विस का बिल इशू होना चाहिए बेटा प्रोविजन के दिन या प्रोविजन के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर सर्विस का बिल इशू होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं सर्विस का प्रोविजन का दिन कौन सा है। देखो फंक्शन किया गया था 10 अक्टूबर को और बिल इशू हुआ है 25 नवंबर को। क्या 30 दिन में इशू हुआ है कि 30 दिन के बाद इशू हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। 30 दिन के बाद हुआ है, इसका मतलब टाइम पे बिल इशू नहीं हुआ है। और टाइम पे बिल इशू नहीं हुआ तो फिर आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन हो गई है मेरे सामने 10 अक्टूबर जिस दिन सेवा दी गई, और डेट ऑफ प्रोविजन यानी डेट ऑफ पेमेंट सॉरी हो जाएगा आपका 30 नवंबर जिस दिन बाकी के 15,000 दिए गए। तो 15,000 का टाइम ऑफ सप्लाई आपके सामने होने वाला है 10 अक्टूबर। तो अब आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ चुका है। 5,000 का टाइम ऑफ सप्लाई है 10 अगस्त और 15,000 का टाइम ऑफ सप्लाई है 10 अक्टूबर। तो यानी कि आंसर है सी। 10 अगस्त है 5,000 का और 10 अक्टूबर है 15,000। आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे आ जाए। एबीसी लिमिटेड जनरेटेड ई वे बिल ऑन 12 फरवरी एट 14 आवर्स। 14 आवर्स मतलब दिन के 2 बजे, यही हुआ क्या? हाँ, तो 12 फरवरी को दिन के 2 बजे एक ई वे बिल जनरेट हुआ और ओवर डायमेंशनल कार्गो से ट्रांसपोर्टेशन होना है। अब याद करो ओवर डायमेंशनल कार्गो में एक दिन का वैलिडिटी पीरियड कितने किलोमीटर का होता है, किसी को याद हो तो?
नहीं नहीं, ओवर डायमेंशनल में तो 20 किलोमीटर पर डे, और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो में अमेंडमेंट हो गया 200 हो गया, ध्यान रखना है ना, भारी वाहन है तो ओवर डायमेंशनल कार्गो 20 किलोमीटर पर डे का वैलिडिटी पीरियड है, जो आपको ध्यान रखना। तो अब 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, एक दिन का वैलिडिटी पीरियड है, तो वैलिडिटी पीरियड हो गया बेटा 5 दिन। तो अब आपको दिखाना है कि कब ये एक्सपायर होगा वैलिडिटी। तो 12 फरवरी को दिन में 2 बजे ई वे बिल बना है और 5 दिन चलेंगे, तो 13, 14 फरवरी, आपको पता है दिन रात को 12 बजे खत्म करना है आपको, उसमें मैंने पढ़ाया भी था आपको, मिडनाइट में एंड होता है। तो 13, 14 की मिडनाइट को एक दिन हो जाएगा, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, पांचवा दिन खत्म होता है आपका 17, 18 की मिडनाइट को। तो आपका इस ऑप्शन में जो आंसर आने वाला है वो है मिडनाइट ऑफ 17, 18 फरवरी। 9th का आंसर है बी। मैं मान के चलता हूँ कि आपने ई वे बिल के वो पढ़ रखे होंगे वैलिडिटी पीरियड वाले, कि जो दिन आपको गिनने हैं वो जिस दिन आप बनाओगे उसकी अगले दिन की रात 12 बजे आपका पहला दिन एंड होता है। तो अगर 12 तारीख को आपने 14 दिन में 2 बजे बनाया तो अगला दिन आएगा 13, 14 की रात 12 बजे। तो 13, 14 मिडनाइट को आपका एक दिन खत्म होगा। चलिए जी, तो ये तो एमसीक्यू थे सारे के सारे। 10th पे चलते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। याद करो ई इनवॉइसिंग में अमेंडमेंट हुआ है, बताइए। अभी अभी अमेंडमेंट की क्लास अपनी ली थी जीवन विश्व में, क्या था ई इनवॉइसिंग का नया अमेंडमेंट में, कब करना पड़ता है ई इनवॉइसिंग, यानी बताइए क्या लिमिट हो गई है। B2B सप्लाई में करना है, और लिमिट क्या है 50 करोड़। एक बार बोल तो दीजिए। तो ध्यान रखेंगे वो कानून, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थे, एक बार देख लो तो एक्सेप्शन में क्या क्या था, एक बार मेरे को बताओ। आपने अभी रिसेंटली तो पढ़ा था, 3-4 लोगों को नहीं करना होता था। एक तो जीटीए वालों को नहीं करना था, एक बार देखो अच्छी तरह से, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी को नहीं करना है, देखो तो सारे बताओ मेरे को नाम एक बार, जल्दी से बोलो, मैं जब तक रुका ही रहूँगा, मेरे को नाम चाहिए सारे के सारे। कब किन लोगों पे ई इनवॉइसिंग एक्सेप्शंस में आती थी। कोई कुछ बोलेगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड और ये सब चीज़ें थी, बराबर बात है। बैंकिंग कंपनी वगैरह वगैरह, जीटीए वगैरह, ये सब लोगों को इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। हाँ, तो अब उसी क्वेश्चन के हिसाब से अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। तो पहला ऑप्शन बताना इनवॉइसिंग करानी कि नहीं करानी है। पढ़ता हूँ। हरमन एंड कंपनी इंटीरियर डेकोरेशन की डील करता है, प्रोडक्ट मेड सप्लाई टू वेरियस रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड पर्सन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो मेड सप्लाई टू वेरियस रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ हरमन एंड कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 60 करोड़। तो ये दोनों को सप्लाई करता है, मतलब इंटीरियर डिजाइनर है और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों प्रकार के लोगों को माल बेचता है, और प्रीसीडिंग ईयर का इसका टर्नओवर 60 करोड़ का था। तो बताइए जल्दी से, ई इनवॉइसिंग की जरूरत है कि नहीं है, यस नो बोल दीजिए। तो जरूरत है, क्योंकि 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। तो एक बार मैं देखो आंसर आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। आप देखो इसका आंसर देख लो इन्होंने क्या तरीके से लिख के दिया है, एक बार पढ़ना। ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ईयर 17-18, याद करो 17-18 से कोई से भी साल, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 50 करोड़ हो जाएगा
तो आपको इशू करना है ई इनवॉइसिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाई, यही कानून है। तो पहले प्रोविजन लिखा आपने, चाहे गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विस की, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्दर फॉलोइंग एंटिटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ये बचे हुए थे। तो जो मैंने आपको पहले ही बढ़ाए थे, SEZ यूनिट को नहीं कराना, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं कराना, ई इनवॉइसिंग की कानून से बच जाएंगे ये। GTA वाले बच जाएंगे, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाले बच जाएंगे, और आपके सामने पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ मल्टीप्लेक्स यूनिट, यहाँ पे वो नहीं था शायद, जो अभी मैंने पढ़े थे, एक दो रीजन वाले नहीं है, ये वाले थे एक्सेप्शन में 5 लोग, देख लेना, ये वाले अपने पढ़े थे। ई इनवॉइसिंग के एक्सेप्शन यही लोग हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले, मल्टीप्लेक्स की सिनेमा टिकट वाले, GTA वाले, उसके बाद आपके इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और SEZ यूनिट, इन लोगों को इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। तो ये कानून आपका हो गया। पहले आपने कानून लिख दिया, अब देखो आंसर क्या लिखा है। इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोविजन द आंसर ऑफ द केसेस आर एज अंडर। फर्स्ट केस का आंसर अब लिखा है इन्होंने। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ हरवन एंड कंपनी एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट of e-invoicing, thus Harman and Company is mandatory required to issue e-invoice in respect to supply made to registered person। अब क्योंकि वो दोनों को बेच रहा है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, तो आप ये बिल्कुल लिखोगे कि इनको केवल ई-इनवॉइसिंग देनी तो है, पर केवल रजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई किया जाए उसी के लिए देनी है। तो ये पहले का आंसर आपके सामने। तो पहले कानून लिख दो और कानून के बेसिस पे जो भी आपका जजमेंट है वो लिख दो, ये सिंपल तरीका है। अगला देखो क्या दिया है। अगला है रिच एंड पुअर बैंक, जो भी GST में रजिस्टर्ड है, इसका टर्नओवर 75 करोड़ है प्रीसीडिंग ईयर में। बताइए इसको इनवॉइसिंग की जरूरत है कि नहीं है? क्योंकि एक्सेप्शन में आते हैं बैंक वाले। तो सेकंड का आंसर भी पढ़ लेते हैं एक बार। बैंकिंग कंपनी स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग इफ टर्नओवर एक्सीड 50 करोड़, दस ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रिच एंड पुअर बैंक। सिंपल क्वेश्चन है जिसका सिंपल सा आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन 11th आपका वो टोटल क्वेश्चन है। याद करो GST पेबल इन कैश का फॉर्मूला तो याद होगा आपको कम से कम, O माइनस आई। तो ये क्वेश्चन वही है, एक बार सॉल्व कराता हूँ मैं, देखते हैं फिर क्या होता है। मिस्टर निकुंज, ए सप्लायर ऑफ गुड्स, पेज GST अंडर रेगुलर स्कीम। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। ही हैज मेड फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त महीने में इसने जो आउटवर्ड सप्लाई की है, देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई की है 6 लाख की, इंटर स्टेट सप्लाई की है 2 लाख की। बच्चा जानता है इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा CGST और SGST, और इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है IGST। आगे बढ़ते हैं। ही इज ऑल्सो फर्निश ड्यूरिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेज मेड बाय हिम। खरीदारी की भी डिटेल दे दी आपको, इससे आई निकल जाएगा। इंट्रा स्टेट परचेज करिए 4 लाख की, इंटर स्टेट परचेज करिए 50,000 की। इसका ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस ITC का दिया हुआ है, CG का, SG का और IG का। CG और SG की रेट 9 है, IG की रेट 18 है। इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई सारी की सारी जो ऊपर अमाउंट दिए वो एक्सक्लूसिव और टैक्सेस है, और ITC अवेलमेंट की सारी कंडीशंस फुलफिल है। आपको निकालना है GST पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। याद करो, ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे करे हुए हैं, एक बार जल्दी से चालू करता हूँ। क्या करना है बताइए। GST पेबल इन कैश का फॉर्मूला क्या है? तो O माइनस आई करना है। तो पहला काम मैं करता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। तो वर्किंग नोट 1 बना रहा हूँ और आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। आउटपुट टैक्स किस पे आता है बेटा? इनवर्ड सप्लाईज पे आएगा कि आउटवर्ड सप्लाईज पे आएगा? तो आउटवर्ड सप्लाईज पे अगर आप देखेंगे तो इसने इंटर भी करी है और इंट्रा भी करी है। तो मैं एक बार इसका आउटपुट टैक्स निकालने के लिए, हाँ, तो आउटपुट टैक्स के लिए इसका, यानी कि आउटपुट टैक्स में तीनों चीज़ें आएगी, CG भी आएगा, SG भी आएगा और IG भी आएगा। चलिए जी, तो पहले आप मेरे को बताइए इंट्रा सप्लाई कितने रुपए की है? 6 लाख की है। तो 6 लाख की इंट्रा सप्लाई है जिसपे रेट है आपकी CG और SG की 9% तो निकालना 9% जल्दी से। 9 छगानी 54, 54 IG नहीं आएगा। और इंटर सप्लाई कितने रुपए की है? 2 लाख का 18% निकाल लीजिए, 36।
तो ये आपका आउटपुट टैक्स है 54, 54, 36। ये वर्किंग नोट 1 बन गया। वर्किंग नोट 2, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीजी का, एसजी का, आईजी का। ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं पहले। बताना कितना कितना ओपनिंग है तीनों का। 15,000, 20,000 और ऐड करेंगे जो परचेजेस करी है। तो ऐड करते हैं पहले इंट्रा परचेज कितनी करी, अमाउंट बोलिए। इंट्रा परचेज की वैल्यू कितनी है? 4 लाख पे सीजी और एसजी का क्रेडिट मिल जाएगा। तो 4 लाख का 9%, 36, 36। और इंटर परचेज कितने की है? 50,000। तो 50 पे आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा 18%। 50 का 18 कितना होता है? 9,000। ठीक है, तो ओवरऑल क्रेडिट आपका हो चुका है। गिन लेना कितना हो गया एक बार। 15 और 36, 51, 35 और 36। गिने एक बार यार कितने हुए। 20 और 9 29। तो ये आपका ओ और आई निकाल लिया आपने। अब आपका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेएबल इन कैश। तो सीजी, एसजी, आईजी। याद करो कानून कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में यूज़ करेंगे, और अगर बचा हुआ आईजीएसटी का क्रेडिट है तो वो पहले सीजीएसटी में डालेंगे, फिर वो एसजीएसटी में डालेंगे, फिर सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में यूज़ करेंगे, बच जाएगा तो आईजीएसटी में यूज़ करेंगे, और फिर फाइनली एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में यूज़ करेंगे, बच जाएगा तो आईजीएसटी में यूज़ करेंगे। ये याद है सबको रूल? ये तो रूल, ये तो बहुत काम के रूल थे, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। चलिए, तो अब जीएसटी पेएबल इन कैश चालू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आउटपुट। तीनों का आउटपुट बता दीजिए। सीजीएसटी का कितना निकाला था अभी आउटपुट अपन ने? 54, 54 ही इसका था, और इसका कितना आया था? 36। अब माइनस करता हूँ मैं सबसे पहले आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। अब देखिए बेटा, आईजीएसटी का आईटीसी तो 29 ही है, तो पूरे 29 में इधर ही मैं यूज़ कर लूँगा आईजीएसटी में ही। तो लेस करेंगे क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, पूरे 29 यहीं लेस कर दिए। अब बच गया है 54, 54 और 36 में से 29 गए तो क्या बच गया? 7,000। अब बचा हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट। अब दिमाग लगाइए, आपको अपना कैलकुलेशन ऐसे करनी है जिससे आपको कम से कम देना पड़े। अब सीजीएसटी का क्रेडिट बेटा 51 है, और हमें आउटपुट में 54 देना है, और एसजीएसटी का क्रेडिट 71 पड़ा और हमें मात्र 54 ही देना है। तो बताइए ये 7 के पेमेंट के लिए मैं किसका क्रेडिट यूज़ करूँ, सीजी का कि एसजी का? बिल्कुल एसजी का करेंगे। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी, 7 इधर यूज़ कर लेता हूँ ताकि इसको जीरो कर लूँ। ठीक है, तो बचा हुआ रह गया मेरे पास इधर 54, 54 और ये हो गया 0। और अब माइनस करेंगे हमारे सामने क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी जो कि है 51, ये आ गया 3, 54, 0। और अब लास्ट में क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी कर देंगे। और बेटा एसजीएसटी का क्रेडिट अभी देखो 75 में से 71,000 में से मैंने 7 भले ही खर्च कर दिए हो, फिर भी बहुत बाकी है, तो पूरा का पूरा 54 ही क्रेडिट से पे हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारा आंसर है 300। तो फाइनली हमें जो देना है कैश में, बताइए वो क्या देना है कैश में, जल्दी से बोलिए। 3,000 सीजीएसटी कैश में पे करना है, ये हमारा फाइनल आंसर है इस केस में। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे कर रखे हैं अपन ने। चलिए 12th क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई का है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको आती होगी मेरे ख्याल से, मान रहा हूँ मैं, देखते हैं अभी क्या। नमो शंकर लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई महाराष्ट्र, हैज सप्लाइड गुड्स टू नारद ट्रेडर एंड नंदी मोटर लिमिटेड। दो लोगों को आपने माल बेचा है, एक नारद को बेचा है, एक नंदी को बेचा है।
ठीक है। नारद एंड नंदी मोटर लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात। आप देखो आप हो नमो शंकर, तो आप नमो शंकर हो, आप महाराष्ट्र के हो, मुंबई के। आपने एक बेचा नारद को। नारद कहाँ का व्यापारी है भैया? नारद है अहमदाबाद गुजरात, मतलब ये गुजरात का है। और नंदी है पुणे महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का है। तो इसका मतलब नारद को जो सप्लाई है वो इंटर होगी बेटा, जज कर लिया आपने। और नंदी को जो सप्लाई है वो इंट्रा होगी। ठीक है। अब आपके सामने दिया हुआ है प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी 10 इसका है, 30 इसका है। पैकिंग चार्जेस 500 कमीशन, पेमेंट चार्जेस 2000, डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस 1000। आइटम गिवन टू सेकंड टू फिफ्थ हैव नॉट बीन कंसिडर्ड वाइल अराइविंग एट द प्राइसेस। यानी ये जो सेकंड से फिफ्थ का आइटम है इसका एडजस्टमेंट आपने किया नहीं है। कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी, आपको वैल्यू नहीं निकाल के छोड़ना है, आपको जीएसटी लाइबिलिटी निकालना है, ये मानते हुए कि रेट जो है वो है सीजी की 9, एसजी की 9 और आईजी की 18। चलिए अब डायरेक्टली बेटा देखो, नारद को जो सेल करा है उस पर सीजी एसजी लगेगा, सॉरी नारद को जो सेल करा है उस पर आईजी लगेगा, बोल दीजिए। और नंदी को जो सेल करा उस पर सीजीएसजी लगेगा। क्या डायरेक्टली 10 और 30 पे लगाओगे कि पहले वैल्यू निकालोगे? तो फटाफट से बता दीजिए, बहुत इजी है आपके लिए, मेरे ख्याल से ये तो आना चाहिए। नारद की वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? 10 है, 10 में पैकिंग चार्जेस वैल्यू में इंक्लूड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इंसिडेंटल है ना, तो इंक्लूड होने चाहिए, ऐड कर दो। कमीशन इंक्लूड होना चाहिए, इंसिडेंटल, ऐड कर दो। और क्या है? बस दो ही है। तो नारद का वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया 11,000। यहां तक क्लियर? इसी तरह से नंदी का भी वैल्यू निकाल लो, 30 है प्राइस। इसके बाद इसका अंदर पहला वेमेंट चार्जेस, वेमेंट चार्जेस मतलब वजन कराने के खर्चे, वैल्यू में इंक्लूड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगेन ये भी इंसिडेंटल होता है ना, तो ये इंक्लूड होना चाहिए। और डिस्काउंट क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तो डिस्काउंट लेस कर दो, कितने बचे? 32 माइनस 1, 31,000। तो ये आगे दोनों की वैल्यू। अब इसके ऊपर निकाल लीजिए, नारद पे क्या निकलेगा बेटा? आईजीएसटी। तो 11 का कितना परसेंट है? 18%। निकाल लीजिए कितना है। तो नारद पे आईजीएसटी पे करना है 1980 का, और नंदी पे क्या पे करना है? सीजी और एसजी। निकाल लो 9% 31 का। बस ये आंसर है। मैंने कहा था प्रैक्टिकल अगर पूछेंगे तो एक तो ओ माइनस आई तो आना ही है खैर, और एक वैल्यू से आता है, और या फिर वो आईटीसी कैलकुलेट करो एलिजिबल कितनी है और एलिजिबल कितनी है। बाकी सब केस स्टडीज ही पूछेंगे, ध्यान रखना अच्छी तरह से। 13th आ जाए रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे। मैं मान के चल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, राज्य वाज्य सब आपको पढ़ा है। चलिए इजी क्वेश्चन है वैसे तो, अगर याद है तब तो बहुत बच्चों का काम है। एग्जामिन वेदर the liability to registered compulsory under section 24 of act arise in each of the independent cases mentioned below। चलिए रजिस्ट्रेशन कराना नहीं कराना है बताना है आपको। तो नंबर 1, हीरा ए सप्लायर इन हरियाणा। हरियाणा ठीक है, हरियाणा स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो नहीं, स्टेट के ध्यान है ना आपको यहाँ पे 10 लाख 20 लाख 40 लाख 3 लिमिट होती है बेटा, ध्यान रखना टर्न रजिस्ट्रेशन के टर्नओवर में। ये याद है आपको? हाँ ध्यान रखना, अगर नहीं याद हो तो कॉपी खोल के रखना प्लीज अपने, है ना। तो हीरा सप्लायर ऑफ हरियाणा है जो एक्सक्लूसिवली इंगेज इन सप्लाई ऑफ पटेटोज है, प्रोडक्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ओन लैंड विद हरियाणा एंड ऑल्सो आउटसाइड हरियाणा। अब ये तो बहुत ईजी है, मैं सीधे इसका आंसर लिख रहा हूँ, नो रजिस्ट्रेशन। बताइए क्यों लिखा मैंने ये? एग्जाम सप्लाई नहीं है, रीजन याद करो। एग्रीकल्चरिस्ट कल्टीवेशन ऑफ लैंड के प्रोडक्ट अगर केवल सप्लाई करे तो सेक्शन 23 में एक एग्जाम्पशन मिली हुई थी उसको। 23 में क्या बोला था कि उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, याद आया क्या एग्रीकल्चरिस्ट वाला कानून? देखो हीरा क्या कर रहा है, पटेटो उगाता है और पटेटो की सप्लाई करता है, इंटर और इंट्रा। अब टेक्निकली देखा जाए तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करने पर आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, सेक्शन 24 में लिखा हुआ है, याद आया क्या? पर नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पर? क्योंकि ये 23 में कवर हो गया। 23 में साफ लिखा हुआ था कि अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं और कल्टीवेशन ऑफ लैंड के प्रोडक्ट ही केवल सप्लाई करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मेरा जवाब इसमें आ चुका है, कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर पढ़ लेते हैं एक बार।
देखते हैं इन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी है। देखिए, सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट 2017 प्रोवाइड दैट पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, बराबर है, 24 में लिखा हुआ है, irrespective of the aggregate turnover, बिल्कुल करेक्ट। However, as per section 23, an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation is land is not liable for registration. Hira is exclusively engaged in cultivation and supply of potato, thus he is not liable to registration irrespective of the fact that he is engaged in making interstate supply of goods. क्या क्लियर है आंसर सबको? यार यस नो बोलने में जोर आता है लोगों को। चलिए अब सेकंड वाला तो आप ही बताना प्लीज। अन्य तेलंगाना की है, एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टॉय। इंटर स्टेट सप्लाई कर रही है तो कंपलसरी तो नहीं लेना है, क्योंकि इंटर में लेना होता है कंपलसरी, इंटर स्टेट वालों को कंपलसरी नहीं लेना है, टॉय में सप्लाई करती है, ठीक है। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर इज 22 लाख। अब 22 लाख का टर्नओवर है। अब आप मेरे को बताइए, एक्सक्लूसिवली टॉय की सप्लाई करती है मतलब गुड्स की सप्लाई है, यस और नो बोल दीजिए। और गुड्स वालों में तो लिमिट 40 की हो जाती है, टर्नओवर 40 तक का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता। पर 40 लाख कुछ राज्यों के व्यापारी नहीं काउंट कर सकते थे, याद करो। याद है उसमें कौन से राज्य आए थे, शायद बताइए कौन से राज्य थे उसमें? M3 आंट CP ये थे ना, M3 आंट थे कि और भी एक दो राज्य और थे? 40 लाख वाले के एक्सेप्शन कौन थे? M3 आंट TP थे, शायद दो राज्य और जुड़ते थे यार। हाँ M3 आंट PT जो भी है, हाँ सही बात है। तो जो भी है, तेलंगाना देखिए कि है क्या 40 लाख में? चेक करिए आप तो जो भी है। तो 40 लाख वाला बेनिफिट आनिया नहीं ले सकती, पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। तो 40 तो भूल जाओ भैया। अब 40 बचा तो नंबर 2 बचते हैं, या तो 20 बचता है या 10 बचता है। अब कुछ राज्यों में 10 की लिमिट लगती है, कुछ में 20 की लगती है। क्या ये तेलंगाना 10 लाख वाला है कि 20 लाख वाला है? 10 लाख में कितने राज्य आते थे? शायद 2 आते थे, M2 NT, शायद देखना तो। हाँ, तो ये 20 लाख वाले टर्नओवर में आएगी आन्या, और 20 से ऊपर का टर्नओवर देखिए 22। तो जवाब क्या आ चुका है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जवाब है आन्या को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख है, जो कि 20 लाख से ऊपर है, और वो ये जिस राज्य की व्यापारी है उसमें लिमिट 20 लाख की लगेगी। क्या क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? एक बार बोल दीजिए इसको। चलिए, तो ये ओवरऑल मिलाकर आपके सामने सारी हो गई क्वेश्चन, बस यही थे जीएसटी की आरटीपी में सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, एमसीक्यू से लेकर सब्जेक्टिव तक के सारे क्वेश्चन है ये, तो ये आप आराम से कर लेना। पर वही बात है, रिवीजन टेस्ट पेपर का मतलब बेटा ये होता है कि आपने पूरा पढ़ लेना है एक बार, बिना पढ़े हुए रिवीजन टेस्ट पेपर होते नहीं है। तो जब भी बाकी के बच्चे अगर कोई देख रहा है बाद में भी, तो एक बार वो रिवीजन टेस्ट पेपर के पहले पढ़ाई कर ले, उसके बाद आरटीपी करे। और ठीक है, अगर आपको जो भी है मतलब हिसाब किताब देख लेना अच्छी तरह से, रिवीजन टेस्ट पेपर आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स ही करें। तो ओवर करते हैं, खैर आज की क्लास को तो ओवर हो गई है, तो थैंक यू।